बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, आज मेरे साथ दो मेहमान हैं। इससे पहले भी कई बार तशरीफ ला चुके हैं और इनका आपस में क्या कह लें कि युद्ध बढ़ रहा है, मुकाबला हो रहा है, पहले भी होता रहा है, लेकिन ये दोनों मेरे काबू में नहीं आ रहे थे। तो आज इत्तेफाक से दोनों मिल गए हैं। मेरा मतलब प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब से है और अब्बास भाट साहब से है। वेलकम यू बोथ। आ जाएं, तशरीफ रखें। और मैं तारुफ सोचा करा दूँ कि प्राचा साहब जो हैं, इनका तल्लुक पाकिस्तान से है, खैबर पख्तूनख्वा। तो इनका एरिया ऑफ स्पेशलिज्म तो काफ़ी से एरियाज़ हैं, लेकिन ख़ास तौर पर साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के बारे में काफ़ी इनकी एक्सपीरियंस है। और भी बहुत से इनके पास ये ना फील्ड्स हैं जिन पर ये काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनके इनकी विजडम से मुस्तफ़ीद होंगे। जनाब प्रोफेसर प्राचा साहब, वेलकम वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। दूसरे मेहमान है जनाब अब्बास भाट साहब, जो कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन है, कहीं पर तशरीफ ला चुके हैं। और एक बात ये भी है कि उनको मैंने शायद 1 घंटे के नोटिस पर बुलाया है, क्योंकि जो दूसरे मेहमान थे वो इत्तेफाक से आज फिर उनका कोई प्रॉब्लम हो गया, वो नहीं आ सके। एनीवे, अब्बास भाट साहब, वेलकम। थैंक यू जनाब डॉक्टर साहब। प्राचा साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आज 17 अगस्त है और 17 अगस्त को आपके एक सदर साहब थे और कई जर्नैल थे उनके साथ, बड़े आला अफसरान थे, जिन एक हादसे में वो शहीद हो गए थे। और कुछ लोग उनके बारे में अभी कहते हैं जी अच्छा हुआ था वो चले गए, जमहूरियत आ गई। कुछ कहते हैं भाई कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं शहीद हो गए, कोई भी नुकसान हो गया था। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह भी है एक ये बड़ा हादसा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हादसे तो होते ही रहते हैं, आपको पता है बहुत से हादसे और होते हैं। जैसे ज़ियाउल हक का हादसा हुआ, बेनज़ीर भुट्टो का हादसा हुआ, बहुत सारे हादसे होते रहते हैं दुनिया में। तो लेकिन ये है कि दुनिया का काम इससे नहीं रुक जाता। लेकिन अगर आप उस हादसे को जो ज़ियाउल हक के मुख्तलिफ और कारनामे हैं उसकी नज़र में देखिए और मौजूदा सिनेरियो में देखें, तो आपको नज़र आएगा कि ज़ियाउल हक का एक कारनामा, बल्कि जो मेन कारनामा था जिसके लिए उसको 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 वो आया था इक़्तिदार में, ये कह लें थोड़ा मोहतात लफ्ज़ों में, तो वो यही था। अगर आप देखें तो उस वक़्त रूस ने रूस अफ़गानिस्तान में आ गया था। अफ़गान हुकूमत के कहने पे रूस उनकी मदद के लिए आ गया था और अमेरिका को, जो दुनिया के 2 सुपर पावर्स हैं, अमेरिका को रूस को रोकना था। जब रूस को रोकना था तो उसको ज़रूरत थी कि वो पाकिस्तान के ज़रिए ही रस्ते ही रुक जाए, क्योंकि लोग जो कहते हैं कि रूस गर्म पानी तक आना चाह रहा था, कराची के साहिल तक आना चाह रहा था और एक जवाज़ मिल गया अमेरिका को और नेटो को उसको रोकने के लिए। तो वो ज़ियाउल हक को हुकूमत मिल गई इत्तेफ़ाक़न कह लें या भुट्टो की गलतियों की वजह से कह लें, तो वो मिल गई और ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में जो है तो रूस को रोकने के इंतज़ामात किए फ़ौज के ज़रिए, और वो इंतज़ामात ऐसे किए कि यहाँ पे तालिबान को ट्रेनिंग देना और फिर पर हम बात करते हैं, तालिबान पर भी बात करते हैं और उस पर भी आपका बहुत शुक्रिया, चूँकि ये बड़ा दिन था ये उस हादसे के हवाले से। अब बस यानी देखें, मसलन आप कहते हैं कारनामा अंजाम दिया, कुछ कहते हैं कि ये प्री प्लान था, पहले टेक ओवर हुआ, बाद में बहुत चीज़ें हुई, मामलात हुई, कंस्पिरेसी थ्योरीज़ बहुत हैं। बट साहब, आप कोई क्विकली कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी, पहले तो शुक्रिया जनाब, आज डीजी साहब के साथ आपने हमें भी इस काबिल समझा कि हम बैठ सकें। बहरहाल जी, मतलब डायरेक्टर जहाँ तक ज़िया मरहूम का तल्लुक है, मैं तो दुआगो ही हूँ उनके लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए जो दुनिया से चले गए। मुसलमान तो थे वो, लेकिन उनके आमद ने, उनकी मुदाखलत ने और उनके पंगे, इन जो भी फौजी जब भी आए उसके पीछे कहीं न कहीं सियासतदानों का अपना हाथ ज़रूर हुआ, या उनकी गलतियाँ हुई या उनके जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे हमेशा जो है वो सियासतदान रहे हैं। बाहर की हुकूमतों का नहीं जो होता, नुकसान बाहर की हुकूमतों का भी होता रहा है। ये वो तो है, लेकिन इनका जिसको कारनामा डीजी साहब दे रहे थे ना, कारनामा तो नहीं था उनका, स्याह काम उसको मैं कह सकता हूँ, जिन पाकिस्तान की तबाही में, पाकिस्तान के कल्चर को तबाह करने में, बैरूनी उसकी मईशत को तबाह करने में जितना हाथ ज़ियाउल हक का था, शायद ही किसी सदर या प्राइम मिनिस्टर को हुआ होगा।
उन्होंने मुल्क को तबाही के दाने पर लेके आके ये जो जिसको कहते हैं ये हथियारों का जो कल्चर था, ये जो मंशियात का जो कल्चर था, ये पाकिस्तान में पहले इतना नहीं था जितना ज़िया-उल हक के दौर में आया, क्योंकि वहां से डॉलर भी खुले आए, डॉलर के साथ साथ फिर जो है शीश भी खुली खुली आई, क्लशनकोफें भी खुली खुली आई, तो इसने तो पाकिस्तान को तबाही के दाने पर लेके चले गए थे। लेकिन फिर भी आपका हम दुआ शुक्रिया। गो हैं कि अल्लाह ताला उनके जो गुनाह हैं उनको दानिस्ता नादिनसा माफी दे और उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। आप ये कहना चाहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म को, गन कल्चर को, वायलेंस को प्रमोट करने में उनका अहम रोल था। चलिए जी, हम करें हम सब किसी और का इतना रोल नहीं था जितना उन्होंने काम किया है इस सिलसिले में। वैसे एजाज प्राची साहब, ये अब तो कितनी स्टोरी पुरानी होती जा रही है कि काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया, लेकिन ये अभी डिस्कशन जारी है कि कैसे हुआ। भाई 3-3.5 लाख उनकी फौज थी, ठीक है, पुलिस भी थी, ये सारे के सारे एकदम गायब हो गए। तो क्या ये तालिबान ने अपनी उनकी दहशत से हो गया या उनकी कुछ हिकमत अमली से हो गया, ये इतने ताकतवर हो गए थे? हालांकि वो कहते हैं कि इस वक्त तो 75,000 से ज्यादा तालिबान की तादाद नहीं है, या इसमें कोई खुफिया हाथ था, कोई इसके कोई मोहरकात कुछ और थे। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है कि तालिबान ने अफगानिस्तान को फतह कर लिया है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि गोया उन्होंने पहिया दोबारा से इजाद कर दिया। अच्छा, भैया वो जो दोबारा कहते हैं ना, रीइन्वेंटिंग द व्हील। तो अब मरे को मारे शामदार हो, पाकिस्तान तो अफगानिस्तान तो ऑलरेडी फतह था, उसको फतह करने का तो ये मतलब नहीं है कि तालिबान ने इसको फतह कर लिया। हकीकतन डॉक्टर साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये पहले से तयशुदा अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक माहदे के मुताबिक हुआ, और वो माहदा फरवरी 2020 में हुआ। मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कॉपीराइट की वायलेशन हो जाए, और वो BBC के, गार्डियन के, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और दुनिया के हर किसी मीडिया को देख लें, चाहे फ्रांस, जर्मनी के, तो वो मायदा उसके ऊपर मौजूद है, और जिसमें जो गवाह हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, वजीर खारजा माइक पॉम्पियो, और अमरीकी जो है स्पेशल वो अफगानिस्तान के लिए ज़ल्मे खलीलजाद, उन्होंने साइन किए। अमेरिका और उसके बीच में माहिदा हुआ कि तालिबान को ये हुकूमत दी जाएगी, और उस मायदे में गवाह के तौर पे ये लोगों ने साइन किए, और वहां से जो है तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो उनका पॉलिटिकल चीफ है, उसने साइन किया। और इसके बीच में चाइना, रशिया भी गवाह बने, और सऊदी, क्योंकि ये हुआ दोहा में मुआहदा हुआ, कतर में। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने फतह कर लिया और हम ये तो पाकिस्तानी मीडिया है या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, या खुद अपनी 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 अक्लमंदी, दानिश्वरी से वो ये मैसेज दे रहा है कि तालिबान फतह करते जा रहे हैं और काबुल फाल हो गया, फलां फलां। वो सिंपल उसको हैंड ओवर किया गया, और उसके अंदर शराइत रखी गई। जो क्लिप मैं भेज रहा हूँ, आप उसको लिंक में अपने इस वीडियो के डाल दें, तो जो जिसने देखना होगा वो वहाँ पे क्लिक करके देख सकता है कि वहाँ पोम्पियो ने बताया कि तालिबान से जो हमारा मुआहदा हो गया है, उसके मुताबिक उन्होंने अलकायदा को रोकना होगा, IS को रोकना होगा, कि वो वहाँ पे पले फूले नहीं, अमेरिका पे हमले नहीं होंगे, या अमेरिकी मफादात के ऊपर हमले नहीं होंगे। और मतलब ये तो सामने की बातें हैं। अब अंदर जो मजीद तफसीलात है इस मायदे की, क्योंकि वो तकरीबन 6 जिल्दें हैं उस मायदे की, और हर एक एंगल से उसको एनालाइज करके और उसको एग्रीमेंट बनाया गया है। तो ये उन्होंने सोच समझ के दिया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये मफरूजा है कि तालिबान फतह करते जा रहे हैं, तालिबान ने फतह कर दिया, ऐसी कोई भी बात नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि एक तरह से फतह हुई नहीं, बल्कि फतह उनको प्लेट में रख कर दी गई है, काबुल उनको प्लेट में रख कर दिया गया है। और ये जो कहा जा रहा है कि उन्होंने ये शहर फतह कर लिया, वो कर लिया, ये सारा एक प्री अरेंज था, ये बात कहना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, जैसे होता है ना ये ट्रांजिशन ऑफ पावर, अगर इसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहें, ट्रांजिशन ऑफ पावर्स हुआ कि पावर को दूसरों को दिया गया है। अब आप सोचें ना 2 मिनट के लिए कि जब क्या कहते हैं इसको, 2018 तक नवाज शरीफ की या जो भी गवर्नमेंट थी, जब इलेक्शन हुआ तो इमरान खान को गवर्नमेंट दे दी गई, चाहे वो जीता या हारा, इलेक्टेड हुआ सिलेक्टेड, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन इख्तिदार की मुंतकिली जिसको कहते हैं, ट्रांजिशन पावर,
तो ये इख्तियार उनको दिया गया, ये एग्रीमेंट के मुताबिक है। अच्छा, और जो भी चाहे देखना चाहे फरवरी 2020 का एग्रीमेंट देख लें निकाल के, दोहा अमेरिका के बीच में क्या तालिबान और उनके बीच में क्या आपने हुआ। आपने जिक्र किया सऊदी अरब का भी किया, अमेरिका का किया, चाइना का किया, तालिबान का, रशिया का, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट प्लेयर या पड़ोसी या जिसका एक रोल बनता है पाकिस्तान भी है। क्या इस मायने में ये भी शरीक था या इसको भी बताया गया कि हम क्या करने जा रहे हैं, या ये वैसे ही वो क्या कहते हैं कि पराई शादी में आप समझ गए ना, नाचे कौन अब्दुल्ला है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान की बहुत ज्यादा अहमियत भी इसमें और है। अच्छा, और वो इस तरह से मैं आपको बताऊं कि चूंकि जब ज़िया-उल हक की हमने बात की, ज़िया-उल हक ने तालिबान बनाए, तो तालिबान यहाँ पे जब बने तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का उनके ऊपर असर रसूख था। तो अमेरिका ने उसको पाकिस्तान को पुश किया कि आप उनको टेबल पे लेके आए, हमारे साथ बातचीत करें, और पाकिस्तान से वो रोल उन्होंने करवाया। जब पाकिस्तान ने ये रोल कर दिया तो फिर पाकिस्तान को कहा आप अब जरा साइड पे बैठ जाएं, अब आपकी हमें जरूरत नहीं है। आपने डॉक्टर साहब इस सिलसिले में कुछ कुछ बाज़गश्त सुनी होगी फोन कॉल्स की कि मोदी फोन कॉल उठाता नहीं, और पता नहीं जो बाइडेन फोन करता नहीं, या ऐसी बातें सुनी होगी आपने। बाइडेन फोन करता नहीं तो मोदी उठाता नहीं है। ठीक है। और उसमें मैं थोड़ा सा और भी ऐड करता चलूं कि चाइना फोन करता है, लेकिन वो कान के पर्दे फाड़ने वाली बात होती है। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे सिलसिला है। देखिए, मोदी क्यों नहीं फोन करता, मोदी फोन क्यों नहीं उठाता। ये डॉक्टर साहब कोड वर्ड में मैसेजेस होते हैं, आप इसको डिकोड करें। मोदी फोन, क्या बहुत सी जरूरी बात है जो इमरान ने मोदी से करनी है जिसके लिए वो फोन उठाता, तो मुमकिन तौर पे हो सकता है कि जो कश्मीर में गिव एंड टेक हुआ है, जो कश्मीर के सौदाबाजी में गिव एंड टेक हुआ है मौजूदा हुकूमत के दरमियान, तो उसको रिमाइंडर के लिए या उसके अंदर जो गिव एंड टेक होगा या हो चुका है, उसको 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 मनवाने के लिए मोदी को फोन किया जाता है, तो मोदी फोन नहीं उठाता। अब स्टैब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर डाला जाता है इमरान पे कि फोन करो। अंदर की गेम तो उसको भी पता है, अल्लाह जाने वहां से होता है या नहीं होता। वो कहते हैं जी मोदी नहीं उठाता। अब दूसरे जो फोन बाइडेन का है, तो वो तालिबान को लाने में जो इन्होंने रोल प्ले किया, उसका भी वो रिवॉर्ड मांग रहे होंगे, तो रिवॉर्ड के लिए वो फोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फोन नहीं आता। अब बात यह है कि फोन तो वहां से नहीं आता। वो तो कहते हैं कि भाई आपने 35 अरब डॉलर लिए हैं पहले, पिछले 15 साल में, पहले उसका हिसाब तो करें ना। वो 35 अरब डॉलर ऑन रिकॉर्ड वो कह चुका है, अभी भी अवेलेबल है वो उसकी वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया है, पिछले 15 साल में उसने हमसे 35 अरब डॉलर लिया है और हमारे मफादात के खिलाफ काम किया है। इसमें तो ये फोन कॉल्स ये हैं। तीसरी फोन कॉल्स की भी बात करते चलूं 2 मिनट के लिए। एक मिनट, इसमें ये भी खबर है ना, पाकिस्तान के लोग कहते हैं, ये बाखबर लोग कहते हैं जी 35 बिलियन ये कहां से आ गया, हमारे अकाउंट में तो 18 बिलियन आया था, तो बाकी जो वो किधर गए। इसका मतलब यह है कि किसी ने अपने जजीरों के लिए या प्राइवेट कोई काम करने के लिए कुछ शायद पैसा लादा भी कर दिया हो। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, जो 35 बिलियन डॉलर की बात है ना, वो इन्होंने जो दावा किया कि हमारे 70,000 फौजी जवान और सिविलियन शहीद हो गए। अब इन्हीं के अपने एंकर्स जो यूट्यूबर्स हैं, जो वी ब्लॉगर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। आप इसमें वो एक मशहूर है रिजवान रजी, वो कह रहा है कि भाई ये तो हुए ही नहीं, 70,000 कहाँ मरे। ये तो हम कहते हैं ना, एक को 6 करके लिखा के 10 करके लिखा। तो वो अब वो उसके फैक्ट्स फिगर्स को जो है तो वो कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी उसकी हो रही है कि भाई वो 35 बिलियन कहाँ गए, पहले आप वो हिसाब दें। हाँ, चाइना से भी अभी फोन आता है, वो अनएक्सपेक्टेड होता है और अनडिजायर्ड फोन होता है। वो उसमें चाइना कहता है कि भाई जैसे कि आपने आप बहुत, मैं समझता हूँ कि उसको फैला दिया है, चाइना के फोन का भी इंतजार कर बाद में करते हैं, क्योंकि मैं नहीं, चाइना की मैं बात इसलिए जरूरी समझता हूँ डॉक्टर साहब कि चाइना का फोन आता है कि वो कहते हैं कि सी पैक में फलां को लगाओ, फलां को नहीं लगाओ, तो हटा दो, फलां को हटा दो। तो उसके कहने पे जनरल साहब को हटा दिया गया। अब ऐसा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं था किया, जैसे पाकिस्तान में जब इंडिया में आई। चाइना का रोल है इसमें, बहुत सी चीजों पर भट्ट साहब से भी बात की, यानी कि वो खाली सुनने के लिए तो नहीं आए ना। अब बस जरूर करेंगे। आपने बात सुनी इनकी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे। सर ये जो राजा साहब दी ग्रेट ने ये फूलों का तस्करा किया, सिवाय इसके मैं ये कहूँ ये तस्वराती दुनिया
तो सफर में रह के तो ये बातें सोची जा सकती हैं, प्रैक्टिकली ये चीजें नहीं होती। प्रैक्टिकली एक हुकूमत, एक मुल्क होता है, हुकूमत होती है, उनके रिसोर्सेज भी होते हैं, उनकी बात भी होती है। ये नहीं हो सकता कि मोदी ने, चूंकि मोदी और इमरान खान ने कश्मीर पर कोई लेन देन कर लिया, अब मोदी साहब फोन छुपा के जेब में बैठे, मैं नहीं उठाऊंगा यार ये कोई इश्क मशूकी के फोन तो थे नहीं कि छुपाए जाए। तो ना कोई अखलाकियात से गिरी, उन्होंने कोई हरकत ऐसी करनी थी कि उसको फोन को छुपा के रखेंगे वो। और फिर जो बड़े लोग हैं उनके कहने पर भी जो कहते हैं भाई मोदी को फोन करो क्या हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि फिर ये जवाब दे दें जी मोदी फोन नहीं उठाता। उनको पाकिस्तान में जो चिड़िया भी उड़ रही होती है ना, वो उनको पता है जिनका आपने इशारा किया। तो इमरान खान के झूठ पे या इस टाल मटोल पे वो इतमाद करके उसको कहते हैं नहीं ठीक है तू यार प्राइम मिनिस्टर तो रह जा, कोई बात नहीं है। ये बातें ऐसी नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह जो बाइडन का आपने जो जिक्र किया कि भाई वो फोन करता नहीं, भाई अगर पाकिस्तान ने कुछ उनसे लेना है तो ये तो पाकिस्तान का काम है फोन करना, ना कि जो बाइडन को फोन करके ये अगर उल्टा कह देते ना आपके मोदी की बजाय जो बाइडन फोन नहीं उठाता कि कहीं पाकिस्तान कुछ मांगना ना शुरू कर दे, वो और बात थी। लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं होती। आप कहते हैं कि मांगने वाले से लोग डरते हैं ये तो ठीक है, ये बातें सर जी अच्छी लगती हैं, चलो मजाक में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें ऐसी होती नहीं है दुनिया में। तो दूसरे एंगल से देखते हैं कि मसलन जो प्राची साहब ने कहा, और वैसे जो एक व्यू पाया जाता है, मैंने भी इस व्यू को काफी शेयर किया है कि तालिबान को यानी काबुल फतह कराया गया है, उनके हाथ में दिया गया या प्लेट में दिया गया है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर ये एक खुली हकीकत है कि तालिबान ने अपने बलबूते पर ये सारी चीजें नहीं हासिल की। ये एक आम बच्चा भी जिसको थोड़ा सा भी शऊर हो ना, वो समझ सकता है कि मतलब 3-3.5 लाख रेगुलर फौजी थे अफगान के अपने, और वो अमेरिका के बेहतरीन हथियारों से लैस थे। एयरफोर्स भी बेहतरीन, एयरफोर्स भी बड़े जेट उनके सब कुछ मौजूद था। तो ये अचानक तालिबान ने वो बंदूकों से, तो ये काबुल फतह नहीं हो गया फौरी। आखिर उसके पीछे कोई ना कोई हाथ है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक आपके एक थोड़ा सा एक कोट पेश करना चाहता हूँ। आज़ाद सैयद हैं जो एक कॉलम नगार हैं डेली जंग के, वो लिखते हैं, मैं कोट कर रहा हूँ, अमेरिका जिस तरह अफगानिस्तान से रवाना हुआ वो पूरा मुल्क एक तशरीफ में रखकर तालिबान को पेश किया गया। पाकिस्तान और शायद दूसरी जगहों पर मौजूद लोग इसे तालिबान की फतह करार दे रहे हैं, हालांकि ये अमेरिका बहादुर की तरफ से नई ग्रेट गेम का हिस्सा लगता है। नोट करें ग्रेट गेम, जिसका तस्करा हम काफी अर्से से कर रहे हैं, आप भी, मैं भी और प्राचा साहब भी। ये दो मेरी जो किताब है इस पर 2010 में आई थी, आपको पता है इसका। अरसा दराज से अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज तालिबान नहीं बल्कि चीन था, और अब चीन को निशाना बनाने के लिए तालिबान को गले लगाया गया है। चीन के खिलाफ बरसरपेकार ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट पर अमेरिका ने भी पाबंदी आयद कर रखी थी। नोट करें, उस पर पाबंदी थी, मगर साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते इस तंजीम पर से भी पाबंदी उठा गए। क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये तंजीम तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अफगान हुकूमत के खिलाफ लड़ती रही? अब तालिबान के पास अफगानिस्तान का कंट्रोल है और इस तंजीम के पास एक पूरी रियासती छतरी। इस पर आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? हर चीज के बगैर ना कि ये तो एनालिसिस, हर इंडिविजुअल का एनालिसिस अपनी अपनी जगह, जितने जितने किसी के पास मालूमात होती है उसी के मुताबिक वो उस चीज का एनालिसिस करता है। लेकिन एक चीज जो फैक्ट मुझे नजर आ रही है कि कम से कम ये तालिबान ने फतह कुछ नहीं किया वहां पे, तालिबान को दिया गया। अमेरिका ने दिया, किसी और ने दिया उनको गया, वो किस मकसद के लिए दिया ये मैं समझने से आज भी कासिर हूं कि भाई तालिबान को वहां लाने का क्या मकसद है, जब उनके आपने वो गनी वगैरह सारे मौजूद थे, तो फिर तालिबान की क्या जरूरत महसूस हुई उनको वहां लाने के लिए? शायद इसमें कुछ चाइना का असर रसूख भी हो, जो कि चाइना की इक्तिसादी पोजीशन है, तो वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा नजर आ रही थी पिछले चंद सालों से, वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है इक्तिसादी सूरत हाल पर। तो उस लिहाज से क्वाइट पॉसिबल है ये सारा तोड़फोड़ की जाए। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज को आप और डॉक्टर साहब जोड़े, नोटिस साहब बिलखुसूस, कि सलामती कौंसिल के 2 इजलास होते हैं पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते में। सबसे बड़ा प्लेयर अफगानिस्तान की जंग में सबसे बड़ा प्लेयर अमेरिका नहीं है, मेरे कागजों में सबसे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान है उसमें।
पाकिस्तान ही ने नुकसान भी उठाया और पाकिस्तान के कुछ बड़ों ने फायदा भी उठाया उसमें से। आम लोग मुझ जैसे आम लोग या जिस तरीके के वहां पर उन्होंने तो नुकसान ही उठाया ना, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को उसमें बात करने नहीं दी गई, उसे बल्कि जाने में नहीं दिया गया उस इजलास में। आखिर इसके पीछे क्या हो सकता है? वैसे ये एक इस पर बिग क्वेश्चन फॉर मी। इस पर मैं प्राचा साहब को लाना चाहता हूँ नेक्स्ट। इस पर एक तजिया नगार ने कहा है, अगर पाकिस्तान को उस इजलास में, पहले इजलास में अच्छा जाने दिया जाता और पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त दी जाती, तो शायद काबुल की फ़ाल इतनी जल्दी ना होती। अच्छा एजाज़ प्राचा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे जो बातें भट्ट साहब ने कही हैं या जो मैंने आपको वो कोटेशन पढ़ कर सुनाई है, तो आप कुछ कहना इज़ाफ़ा करना चाहेंगे इस पर? जी ज़रूर डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बड़े अदब के साथ भट्ट साहब की खिदमत में एक गुज़ारिश करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो फ़ोन कॉल की बात की, तो वो कोई ऐसे मुट्ठी गर्म करने वाली बात नहीं थी। जो बड़ा-बड़ा काम हुआ होगा इनके बीच में, चाहे वो रियासत के हिस्से बखरे करना, इंडिया और मोदी और उसके बीच में इस रियासत के हिस्से बखरे करना, उनके ऊपर काम करना, या अफ़गानिस्तान को मामलात बहुत बड़ी जो डील हुई है, ऐसी बात तो नहीं है। 370 जब रिवोक हुआ और 35A, तो बहुत बड़ी डील हुई है। और वरना फिर मैं भट्ट साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वही फरमा दें कि ये फ़ोन कॉल का जो सिंबॉलिक जो बात थी या इस्तिआरा था, ये किस पर्पज़ के लिए था? अगर इसमें कोई बात जो कि छुपी नहीं थी फ़ोन कॉलों में, मोदी के और ट्रम्प जो बाइडेन के, तो फिर इससे तो ये मतलब निकलता है कि गोया वो आशिक माशिकी वाली जिसको फ़ोन कॉल की बात की, वही रह जाती है। नहीं, अच्छा इसके सर, पीछे आपका असल मतलब कहानी है, पहली बात ये। अगर उस बात पर आ इसके पीछे कहानी है और उसको जाए डिस्क्लोज़ होना चाहिए। नहीं, देखिए जिसमें ये आपका व्यू आ गया, एक 2 बार आ चुका है इस मौजू पर। देखिए जो बात यानी मैंने आज़ाद सईद का पढ़ा मैंने कोटेशन, जिसने कहा कि ये ग्रेट गेम का एक हिस्सा है। बल्कि उसके आगे वो ये कहता है, फिर इसको आप इसको भी देख लें। वो कहता है कि अब देखना ये कहता है कि भई अगर देखो इन तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने से पहले जेलों में जितने लोग थे उनको रिहा कर दिया गया। उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते रहे, टीटीपी के लोग भी। और उनमें मौलाना फ़कीर महमूद भी उनको भी रिहाई मिली है, ठीक है जी। जो ये बड़े यानी उनका उन्होंने काम पाकिस्तान के खिलाफ किया हुआ था। वो कहते हैं कि आगे कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि नई ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है। लेकिन आज नहीं तो कल खामोश तमाशाई बनी इस दुनिया को इस सारे खेल का किसी न किसी सूरत ज़रूर साथ देना होगा, ऐसे जैसे या तैसे। तो आप मुझे बताएँ कि क्या ये ग्रेट गेम का कोई हिस्सा है, जो फॉल ऑफ तालिबान सॉरी फॉल ऑफ काबुल है? डॉक्टर साहब, पहले मैं आपको 2-3 मिनट में पूरे अफ़गानिस्तान का ये जो मौजूदा सूरत-हाल है, इसकी जल्दी से बता दूँ। देखिए डॉक्टर साहब, अफ़गानिस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। पाकिस्तान की तरह से उसकी भी, बल्कि पाकिस्तान से भी कुछ ज़्यादा ही अहमियत है अफ़गानिस्तान की। और आप ये समझ लें कि जब 78 में इसको अखाड़ा बनाया गया, मैदान जंग, रेसलिंग रिंग होता है ना, जो पहलवानों का, वो बनाया गया। उस वक़्त 2 आलमी पावर्स थी, अमेरिका और रूस। तो उन्होंने अपने लिए ये मैदान जंग चुना कि यहाँ पे हम लड़ते हैं। तो लड़ने के लिए मकसद ये है कि अमेरिका ने इसको मौका समझा। अफ़गानी सदर ने उस वक़्त रूस को इनवाइट किया कि वहाँ पे इससे खाना जंगी शुरू हो चुकी थी। रूस को कहा कि आप हमारी मदद के लिए आएँ और हमारे अंदर ये आग लगी हुई है, इसको रोकें। तो जब रूस आया तो अमेरिका को जो मौका गनीमत लगा, वो नेटो के साथ हमलावर हो गया और सारी प्लानिंग जो है पाकिस्तान से हुई। पाकिस्तान में 2 बड़ी पार्टियों ने, उस वक़्त एक ही पार्टी थी लेकिन 2 बड़ी पार्टियों ने, जमीयत उलमा इस्लाम, जो कि फजल रहमान के वालिद साहब थे, मुफ्ती महमूद, और दूसरी तरफ जो है तो मौलाना समीउल हक के वालिद थे अब्दुल हक। ये 2 बंदे थे। जमीयत उलमा इस्लाम बहुत बड़ी पार्टी थी। इसकी ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ जगह कैंप कायम किया गया, तालिबान को बनाया गया और वहाँ पे एंटर किया गया। अमरीकी असला और नेटो का असला दिया गया। वॉर कैपिटल के लिए अफ़गानिस्तान में पॉपी उगाई गई बहुत ज़्यादा, जिसको भट्ट साहब ने कहा कि वो भेजी गई। ये देखिए ना, बस ना उससे ऐसे नुक्ता नज़र ये भी है कि यानी तारिक अली जो बड़े मशहूर राइटर है पाकिस्तान के, ये यहाँ लंदन में होते हैं, उन्होंने कहा है कि रूस को घेर कर लाया गया वहाँ पर, ठीक है जी। ये ठीक है। ये लंबी बहस है। इस वक़्त जी, बात जी। ये है कि आया जो मौजूदा सूरत-हाल है, इस पर देखें कि क्या ये ग्रेट गेम का कोई हिस्सा है? अब उसी तरफ मैं आ रहा हूँ, वही ग्रेट ग्रेट बैम का शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। अब रूस तो चला गया वापस
और अमेरिका भी पाकिस्तान को उसी हाल में छोड़ के चला गया, जो उसने वादे किए थे वो उसने पूरे नहीं किए, और उस हिसाब से पाकिस्तान को छोड़ के चला गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ चाइना एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा। जब चाइना उभरा तो जो उसके जो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक है GBRI, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि अफगानिस्तान से होता हुआ सेंट्रल एशिया से होता हुआ यूरोप तक जा रहा है, और दूसरा है CPEC, जो कि पाकिस्तान से होता हुआ यूरोप तक जाएगा, अफ्रीका से होता हुआ। तो पूरी दुनिया पे वो कब्जा करना चाह रहा है। इस वक्त चाइना के जो 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 माशी ग्रिप है, आप अंदाजा लगाएं कि 68 कंट्रीज जो है तो डायरेक्टली उसके डेथ ट्रैप के नीचे हैं, उसे घेर लिया हुआ है, 68 मुल्कों को मखरूज बना दिया हुआ है, और 140 की लिस्ट उसके पास है, उसके 140 मुल्क उस प्रोग्राम में आएंगे। मफलूज कर नहीं दिया गया अभी, यानी BRI को मैंने भी स्टडी किया है, मैंने 2 किताबें इस पर लिखी हैं, इसी पर भी लिखा है। तो मतलब ये कहने उनके ये कि उनको कनेक्टिविटी है उसमें, कुछ हुकूमतों को या कुछ मुल्कों को उन्होंने ट्रैप में फंसाया है, उसको फिर तय ना अलग टॉपिक है। अब मुझे ये बताएं कि क्या अच्छा, तो मैं आपको जो दूसरी बात बता रहा था वो ये है कि वो अफगानिस्तान से होके जाएगी, एक बात। दूसरी बात, अफगानिस्तान के अपने मादी वसाइल और रिसोर्सेज, गैस, क्रोमाइट और ये सारे जो मिनरल्स हैं, इसका क्रोमाइट जो है तो एक लोहे की बहुत बड़ी कोर है, लोहा उसी से बनता है, स्टील। तो वो अमेरिका लेके जा रहा था। अभी तक 20-10 साल देखें, अगर अमेरिका अलकायदा को मारने आया था तो वो तो 2011 में बिन लादेन खत्म हो गया, मर गया। तो फिर मजीद 10 साल अमेरिका ने किस चीज का इंतजार किया कि अब जो जा रहा है? तो वो ये था कि जो एग्रीमेंट्स हुए वहां पे टाइम थोड़ा रह गया, आपने बहुत सारा कैनवस फैला दिया है, जो मैंने सवाल किया था उस पर आप नहीं आए। बट साहब आप बताएंगे कि क्या जो मैंने जो कोड पढ़ी है वो तो 2 बार पढ़ी है, एक बार वो और एक बार सेकंड उसका हिस्सा पढ़ा। इज इट पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम जो अभी हो रहा है, फॉल ऑफ जो काबुल है, इज इट पार्ट ऑफ द गेम एज वेल? डॉक्टर साहब ये बिल्कुल, मैंने वो आपकी किताब भी पढ़ी हुई है, डेफिनेटली ये उसी का हिस्सा है, और उससे साथ साथ ये डेफिनेटली ये चीज है कि इसमें जो तबाही और बर्बादी होने वाली है, चूंकि मैदान जंग बनना है हमसे मुराद है साउथ एशियंस, इसमें हिंदुस्तान भी हो जाएगा, उसमें चाइना भी आएगा, उसमें पाकिस्तान भी होगा, इसमें जम्मू कश्मीर भी होगा, ईरान भी आ जाएगा, इसमें इन सब ने इसमें शामिल होना है, और यहीं से तबाही वो बर्बादी शुरू हो जाएगी। ये एक हकीकत है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई दानश्वर होना जरूरी नहीं है। दानिशखोर या दानिशवर, क्या ज़ुबैर अंसारी से दानिशखोर कहते हैं? आज दानिशवर बैठे हुए, मैं दानिशवर तो नहीं कह सकता अच्छा अल्फाज में। अच्छा ठीक। तो ये डॉक्टर साहब एक हकीकत है असल में, और इस हकीकत को बचाने के लिए अगर कुछ सियाने बंदे चंद आ जाते तो शायद मुमकिन था उसका हल निकल आता, ये तबाही की तरफ, दाने की तरफ हम ना जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मामलात कुछ हैं, इधर से पाकिस्तान वाले भी ये देख रहे हैं, इमरान खान साहब ये भी खासी अक्लमंद हैं, उधर हिंदुस्तान को देखो तो मोदी साहब भी खासी अक्लमंद हैं असल में, और ये मामलात असल में इनके हाथों से निकलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्या आप तनतन कह रहे हैं अक्लमंद, या यू रियली मीन इट? सर आप खुद एनालिसिस कर लें, आप, मैं क्या है लंबी चौड़ी बात करूं, बस मैंने जो कहना था वो कह दिया। अच्छा ठीक। तो क्योंकि आप देख लेंगे इनके अक्लमंदी के जो फैसले हुए हैं उनमें उनके अपने मुल्क कहाँ खड़े हैं इस वक्त। पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है, चीनी से लेकर आटा से लेकर, यानी फ्यूनरल की जो कास्ट आती है कब्र खोदने की, उससे लेकर यानी 100% डबल हो गई हर चीज, एवरीथिंग। तो ये अक्लमंद जो आ जाते हैं सरबराहान हुकूमत, उनको हुकूमती दौर में ये कुछ होता है। पर बात हो रही थी इसकी, तो ये डेफिनेटली सर ये पार्ट ऑफ दैट ग्रेट गेम एक्चुअली। अच्छा, और इसके लिए वो मैं हकीकी तौर पर बता रहा हूँ आपको, मैं हकीकी तौर पर फिक्रमंद हूँ जिससे ये जो कुछ हो रहा है कि इसका अंजाम होगा क्या आखिर में। ये बहुत बड़ी एक तबाही फैलने वाली है मैं देख रहा हूँ। टाइम जो है ना कम होता जा रहा है और कैनवस बहुत फैल गया है। मैं इसको फिर ब्रिंगिंग बैक टू साउथ एशिया एंड खासतौर पर जम्मू कश्मीर। बीजेपी के एक लीडर ने आज कहा है, अपनी हुकूमत को खबरदार किया है। वो कहते हैं कि हमें एहतियात की ज़रूरत है, इसलिए कि तालिबान, पाकिस्तान और चीन जो है हमला करके इंडिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर को ले सकते हैं। इस पर आप कोई तबसरा करना चाहेंगे? मेरे ख्याल में इस वक्त तो कोई ऐसी पोजीशन मुझे तो नजर नहीं आ रही है कि इसमें
कोई चाइना के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर, मेरे कागजों में या मेरी अपनी सोच के मुताबिक, जैसा पहले जिक्र हो चुका है, जो खुफिया टेलीफोनों की बातें कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी जो हमारी रियासत है उसको तकसीम किया जा चुका है। बस आज या कल की उस पर अमल दरामद कराने की जरूरत है, बाकी का ऐसी बात नहीं है। और ना ही असल में इस तरद्दुद के लिए इतना बड़ा जो है ना चाइना और पाकिस्तान ये मिलके, मतलब चाइना क्यों जंग करेगा हिंदुस्तान के साथ कि कश्मीर पर कुछ ना करो, उसका क्या जाता है अपना, तो कुछ भी नहीं जाता उसका। नहीं, वो मतलब छीनने के लिए, उसको मतलब ये है कि छीनने के लिए। एनीवे प्राचार्य साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, अगर एक इंडिया के एक बड़े लीडर ने ये बात की है तो यकीनन बहुत सोच समझ के की होगी, उस बात में वजन है। और जो तबाही की बात भट्ट साहब कर रहे हैं ना, वो वाकई है। अब देखिए ऐसा हुआ कि जब सिर्फ सिर्फ अशरफ गनी तो नहीं था ना, वहां पे तो पूरा एक नेटवर्क था, सिस्टम था शुमाली इत्तेहाद वालों का। जब तालिबान इख्तियार में आए तो वो लोग भाग पड़े। जब निकल गए, जैसे जहाजों में चढ़ के भागे, बहुत से उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान भागे, लेकिन उसमें से 70% से ज्यादा लोग पाकिस्तान आ गए। अब वो पाकिस्तान ये जो आए हैं वो तालिबान के दुश्मन हैं। अमेरिका से एग्रीमेंट ये हुआ कि वो अफगानिस्तान में नहीं करेंगे, पाकिस्तान में उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। वो उन दुश्मनों, वो जो दुश्मन भाग के आ गए हैं शुमाली इत्तेहाद वाले अब पाकिस्तान में, जैसे पहले तालिबान आए थे, उनके पीछे वो तालिबान पहुंचेंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पे आराम से नहीं बैठेंगे, ये तो वहां पे उसको उनको भी तंग करेंगे। तो उस वजह से पाकिस्तान का अमन खराब होगा। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जिन लोगों को वो पनाह दे रहे हैं वो कौन है और कैसे आ रहे हैं, एक बात। अच्छा, दूसरी बात जो आपको, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, यानी पाकिस्तान पर असर पड़ेगा, मैं आपसे एग्री करता हूँ। और इसका एक बात ये देख लें कि ऑलरेडी यानी एक्सट्रीमिज्म एक तो जगह की वजह से बढ़ गई थी बहुत सी, ठीक है। अभी भी एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान में एक सिस्टमेटिकली, एक तरीके से। देखिए अब इसका ये हुआ है कि लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह का जो मुजस्समा था, जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने वहां पर लगाया था, खड़ा किया था, उसको आज तोड़ दिया गया है। तो ये नहीं, इसको डायरेक्टली नहीं किया जा रहा है कि तालिबान के साथ, देखिए जी तालिबान जैसे आए और जितने भी इस तरह के लोग थे पाकिस्तान, तो उनको तकलीफ पहुंच गई है। और अब मैंने देखा भी कुछ ऐसे जिन्हें दानिशखोर कहते हैं, भट्ट साहब या जुबैर अंसारी साहब, कुछ जम्मू कश्मीर के दानिशखोर कहते हैं कि बंदूक के जोर पर तालिबान ने फतह कर लिया काबुल सारे अफगानिस्तान को, अब हम भी बंदूक के जोर पर फतह करेंगे जम्मू कश्मीर को। डॉक्टर साहब ये सब चीजें अलामती होती है। जैसे मैंने फोन कॉल्स की बात की, अलामती थी। ऐसे आपने घोड़े की बात की, हरी सिंह की, रंजीत सिंह की, वो अलामती था। अब एक और अलामती मैं आपको बात बताता हूँ। जिस दिन जिस दिन जिस दिन काबुल फाल हुआ, जिस दिन काबुल फाल हुआ पाकिस्तान में, मुजस्समा फिजिकली मौजूद था वहां पर, ठीक है ना, खाली अलामती नहीं है ना। मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, मैंने खुद भी आपको बताया है कि यही लोग बताते हैं कि सिखों ने मुसलमानों के साथ ज्यादती की। अब यही जो है तो करतारपुर बना रहे हैं उनके लिए। अब ये उनके घोड़े, उनके 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 सिखों को, जिन्होंने मुसलमानों को कत्लेआम किया, उनके मुजस्मे जो है तो लाहौर में नस्ब किए जा रहे हैं। तो ये क्या तजाद नहीं पॉलिसी का? मुसलमानों ने सिखों का कत्ल नहीं किया या हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया, ये दोनों तरफ से हुआ ना। तो दोनों तरफ से हुआ ना, लेकिन भारत जो हुआ तो किसी भी तरफ से। लेकिन हरी सिंह, सॉरी, रंजीत सिंह के बारे में तो ये था कि उसने मुसलमानों को मारा। तो अब उसको बतौर हीरो बना के आप बादशाही मस्जिद के बाहर खड़ा कर दें, या जो है तो चले भारत तो ये वापस है आते कि हैं। जिन लोगों ने तोड़ा, अच्छा किया या बुरा किया, ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हम लोग? डॉक्टर साहब मैं उसी बात की तरफ आपको एक इम्पोर्टेंट, सबसे भी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। और वो ये है कि कल जो जब काबुल फाल हुआ तो पाकिस्तान में तालीम का एक कानून पास हुआ, जिसमें कि आपको मालूम होगा कि 5वीं जमात तक अंग्रेजी को खत्म कर दिया गया। अच्छा। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके स्टैंडर्ड को मदरसों के बराबर लाया गया। एग्जैक्टली वही कुछ पढ़ाया जाएगा जो मदरसों में पढ़ाया जाता है। तो ये सिंबॉलिकल बहुत खतरनाक इशारे हैं। आप इस बात को देखें कि मुल्क का कानून, एक मुजस्समा गिराना भी बहुत बड़ी बात है अलामती तौर पे। मतलब है कि यानी 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 जिसको प्रोवोकेशन बताते हैं उसके लिए आप उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप तो ये सोचें कि ये 5वीं जमात तक प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनको, और सरकारी स्कूल सब जो है तो मदरसा स्टाइल में शुरू कराया जाएगा। अंग्रेजी जुबान का नाम उसमें नहीं होगा। टाइम थोड़ा रह गया, टुवर्ड्स द एंड जा रहे हैं हम लोग। अच्छा भट्ट साहब, ये जो मैंने पहले कहा है कि जम्मू कश्मीर के कुछ दानिशखोर जो कह रहे हैं कि हम बंदूक के जोर पर हम भी आज़ादी हासिल करेंगे, क्योंकि उनके पास एक मिसाल आ गई है। वो नहीं देखेंगे कि ये अफगान का या सॉरी तालिबान का जो फतह जिसको कहते हैं वो कैसे हुई है। सर 2-3 बातें वैसे मैं और भी करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले तो आपकी बात पर करूंगा कि देखें जो जो हमारी जंग है ना डॉक्टर साहब, ये कोई इंडिविजुअल किसी ने तो चलाई नहीं है ना,
ना ये आपने शुरू की ना हमने शुरू की, जिंदगी हमने भी सारी इसी में गुजार दी, ना हमने कभी बंदूक उठाई, ना हमें पता था। और जिन्होंने उठाई थी बंदूक, जिन्होंने दी थी बंदूक, उनको सब इल्म है कि ये सारी चीजें जो हैं क्या हो रही हैं। अगर हमें इन चीजों का इल्म है तो उन्हें भी इल्म है, तो डेफिनेटली वो पंगा नहीं करेंगे किसी के साथ भी। नहीं बता देना बंदूक किसने दी थी, किसने दी थी, किसने नहीं तो दी। कितनी बार बता चुके हैं। अब अगर इनका हाफजा कौम का कमजोर है तो इसका मतलब उनको बादाम खाने चाहिए, ना कि हमें अपना मल खराब करना चाहिए। और दूसरी बात सर हुई है कि ये जो रंजीत सिंह के मुजस्मे की आप बात कर रहे हैं, देखें जहां कहीं भी कोई मुल्क फाल होता है, मतलब वो ढाका का हुआ था उस वक्त का देख लें, बगदाद का जो हुआ था उसको देख लें, पुरानी दिल्ली का हुआ था उसको देख लें, आप अफगानिस्तान को देख लें, उसके मुकाबले में अशर अशीर भी नहीं हुआ। बड़े आराम से वहां आए तालिबान, हालांकि तालिबान में शौक है भाई कत्ल गारत गरी करने के लिए, लेकिन वहां तो ना होने के बराबर हुए। जो लोग वहां पर कोई मरे भाई तो गोली से कम मरे, तो अब वो भाग दौड़ में इधर से उधर उसमें असल में वो मारे गए। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह पार्ट ऑफ ग्रेट गेम का उस हमारे खिते में जंग का होना है, उस जंग ने तबाही जो डेफिनेटली फैलानी है, ये कोई चीज नहीं है। जब भी जंग होती है किसी खिते में, जीता कोई नहीं, हारते सारे हैं। लेकिन एक चीज डेफिनेटली होती है कि वहां के जो होते हैं ना लाइन ऑफ कंट्रोल जिनको कहा जाता है, या श्रद्धाएं होती हैं, किसी की सुधरती हैं, किसी की बनती हैं, किसी की बिगड़ती हैं। तो जो तो इसका आप ये कहना चाहते हैं कि बनता है कि टाइम अगर आ जो गया है, आज आप कहना चाहते हैं कि टाइम आ गया है कि श्रद्धें जियोग्राफिकल चेंजेस आ आने जाएं। वाली है। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारे लोग आस लगा के बैठेंगे हमें कुछ आज़ादी मिल जाएगी, हमारी रियासत भी आज़ाद होगी, हमारी बंदूकों से तो नहीं होने वाली है। ना हमें फेसबुक पर बैठ के हम आज़ाद करा सकते हैं उसको, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जंग के दरमियान कहीं ना कहीं हमारी सरहदें भी थोड़ी फैलेंगी थैंक यू। और हमें अच्छा, भी मौका सुरक्षा साहब, मिलेगा कि हम तो अपनी टाइम थोड़ा टाइम रियासत खत्म हो गया हो रहा है। को। सुरक्षा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे टुवर्ड्स द एंड? देखिए डॉक्टर साहब, बज़ाहिर तो तालिबान आ गए अफ़गानिस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने जो वहाँ पे $1 ट्रिलियन सर्व किए हैं, वो वैसे नहीं किए हैं। इसके अलावा इंडिया की जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, 3 बिलियन इंडिया ने इन्वेस्ट किया है और सिंबॉलिकली एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन जो अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट हाउस है काबुल में, वो इंडिया के पैसे से बना है। सिंबॉलिकली इसकी बड़ी अहमियत है, तो वो इसके लिए नहीं बना। इंडिया की वहाँ पे गहरी जड़ें वो छोड़ के जा रहा है नहीं, और ये गया नहीं है। ना इंडिया गया, ना अमेरिका गया है। आप अंदाजा लगाएं, नहीं कल वो थोड़ी सी वहां पे मारकूट हुई अफगानिस्तान काबुल में, तो 6000 अमेरिकी फौजी विद इन नो टाइम चले गए। तो वो सब उनके कंट्रोल में है। सारी फौजें 70 ममालिक में पड़ी हैं उसकी, वो कहीं नहीं गए। अफगानिस्तान में कोई तालिबान नहीं आई है, समझ लिए। सिर्फ अलामती हुआ जो भी हुआ। अच्छा, ये जो अशरफ गनी साहब जो आकर गए, इस पर कोई देंगे कमेंट? जब ये लमती कह लें क्या फर्क पड़ता है। अशरफ गनी साहब तो गए हैं, वो बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसी कोई भी बात नहीं कि वो डिमोरल होके भागे या फौज का हो गया फलां। ये मैंने आपको बताया एग्रीमेंट है। 2 फरवरी 2020 में एग्रीमेंट हुआ दोहा में, अमेरिका और 4 ममालिक के दरमियान में, और उसके हिसाब से उनको ट्रांजिशन ऑफ पावर दी गई। अच्छा, तो और जम्मू वो कश्मीर जो के बारे नई में वो आई है, वो मैं पुराने खत्म वो वाले करने वाला हूँ, तालिबान मुझे नहीं है। कंक्लूड करना है। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ तब्दीली आने का खतरा है या इम्कान है? जो फ़ोन की मैंने कॉल की बात की, अगर वो इंडिया उस टर्म्स कंडीशन पे कायम नहीं रहता जो 370 रिवोक करने के बाद हुए थे, तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि जो तालिबान जो मतलब वहाँ से अगर आप पीछे से पट्टी देखें, वाखान की पट्टी से लेके पीछे चलते हुए, तो वो ज़रूर चांसेस हैं। जो आपने इंडियन पॉलिटिशियन की बात की, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वहाँ से दखल-अंदाज़ी और हो सकती है। बिल्कुल नाज़रीन वहाँ से ये नाज़रीन चांसेस हैं। वाह खान की आप कुर्सी इसको पे ज़हन में बहुत रखें शुक्रिया। कि बहुत नाज़रीन, स्ट्रॉन्ग आपने चांसेस डिबेट सुनी, बहुत से पहलू जो है ना वो रह गए तशना में समझते हुए रह गए हैं, और मैं इनसे दोनों से दरख्वास्त करूँगा कि शायद कल या परसों दोबारा ये तशरीफ लाएँ।